इस साल का 2020 का पहला दिन देश के सवाल के लिए आज पहली बहस और इसके साथ साथ दशक का पहला दिन। जी हां, आप लोगों ने स्नेह, प्रेम और जो लगाव दिया है और देश का सवाल को जो पसंदीदा कार्यक्रम बनाया है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी। क्या उद्धव की सेना को यह सत्ता डुबो देगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि सोमवार को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद महाराष्ट्र में 3 पैर वाली उद्धव ठाकरे की सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जिन विधायकों को मनाकर सरकार बनी थी, उनमें से कई मंत्री नहीं बजाना जाने पर बगावत पर उतारू हो चुके हैं। यहां तक कि उद्धव के चाणक्य कहे जाने वाले संजय राउत की भी नाराजगी दिखाई देने लगी है। ऐसे में आज का हमारा सवाल यह है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार से मुश्किल में पड़ रही उद्धव सरकार तीनों पार्टियों से नाराज विधायकों को मना पाएंगे? उद्धव को कुर्सी तक पहुंचाने वाले संजय राउत आखिर नाराज क्यों हैं? मुख्यमंत्री उद्धव और सरकार चला रही है या एनसीपी? आज इन्हीं सवालों पर होगी बहस, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बढ़ी उद्धव ठाकरे की मुसीबत। तोड़फोड़, हंगामा और बवाल का ये वीडियो महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की मुसीबत की पहली तस्वीर है। पुणे के कांग्रेस भवन में तोड़फोड़ करके ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो इस बात से नाराज हैं कि उद्धव ने आतंकी याकूब मेमन की दया याचिका पर हस्ताक्षर करने वाले कांग्रेस विधायक असलम शेख को तो मंत्री बना दिया, मगर भोर सीट से विधायक संग्राम थोपटे को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। नहीं, ऐसा है कि हमारे पास मिनिस्ट्री की जगह कम है और इच्छुक जो है एमएलए वो ज्यादा है, तो थोड़ा सा तकलीफ होती है इस टाइम में, और वो समझाया जाएगा। वो सब हम साथ में काम करेंगे। उद्धव की मुसीबत की दूसरी तस्वीर। अब उद्धव को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने वाले चाणक्य यानी शिव समझाया जाएगा। वो सब हम साथ में काम करेंगे। उद्धव की मुसीबत की दूसरी तस्वीर। अब उद्धव को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने वाले चाणक्य यानी शिवसेना सांसद संजय राउत का ये फेसबुक पोस्ट पढ़िए, जिसमें लिखा है, हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। माना जा रहा है कि नाराज चल रहे संजय राउत ने ये पोस्ट उद्धव ठाकरे के लिए लिखा है, जिसमें उन्होंने उद्धव को अपने साथ, समय और समर्पण की याद इसलिए दिलाई है क्योंकि उनके भाई सुनील राउत को मंत्री नहीं बनाया गया। उद्धव की मुसीबत की तीसरी तस्वीर। ये बीड जिले के मचलगांव सीट से चौथी बार विधायक बने एनसीपी नेता प्रकाश सोलंके हैं, जिन्होंने मंत्री नहीं बनाए जाने पर विधायकी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। सोलंके के इस्तीफे की खबर से एनसीपी में हड़कंप मचा है, मगर पार्टी ने उन्हें किसी तरह से मना लिया। रूठने वाले कुछ नेता भले ही अभी मान गए। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने मंत्री पद की उम्मीद में विरोधी विचारधारा की पार्टी से गठबंधन पर हामी भरी थी। ऐसे में बीजेपी भी लगातार हर नाराजगी पर नजर बनाए हुए है कि असलम शेख, जिसने याकूब मेमन को माफी देने के लिए राष्ट्रपति को अपील किया था, उसी व्यक्ति को महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ये याकूब मेमन जो वो है कि जिसके कारण मुंबई में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी, तो महाराष्ट्र के, मुंबई के सैकड़ों लोगों के कातिल व्यक्ति को बचाने के लिए जिसने कोशिश करी थी, उसको महाराष्ट्र का मंत्री बनाया, ये मुद्दा है। उद्धव की मुश्किल ये भी है कि उन्हें भले ही सीएम की कुर्सी मिल गई, मगर सबसे ज्यादा 16 मंत्रियों के साथ एनसीपी ने सरकार में अपना दबदबा कायम कर लिया है।
ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि उद्धव 5 साल तक कांटों भरा ये ताज कैसे संभालेंगे। शिवसेना पर सिद्धांतों से समझौते का आरोप भी लग रहा है। सवाल ये है कि सत्ता उद्धव की सेना को क्या डुबो देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहले तो कई दिनों तक मान मनोवल, फिर हुई रजामंदी। जी हां, रजामंदी जैसे तैसे हुई तो बन गई सरकार। सरकार बनी तो चुनिंदा लोगों ने शपथ ली। फिर हुआ विस्तार, और विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे को लेकर मची हुई है तकरार। और जब तकरार मची तो कांग्रेस में हो गया संग्राम। कांग्रेस में हुआ संग्राम तो एनसीपी में मचा कोहराम। और फिर शिवसेना के संजय आखिर क्यों हुए परेशान? जी हां, कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। जी हां, ये जय महाराष्ट्र की सरकार है। इसी बात को लेकर मचा है बवाल, और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। जी हां, देश का सवाल में मेरे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल है। जी हां, आप स्क्रीन पर जिन मेहमानों को देख रहे हैं, आप लगातार इन्हें देखते और सुनते आए हैं। सबसे पहले आज मैं उन मेहमानों का तारुफ कराऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से ये इल्तजा करना चाहता हूं। आज साल का पहला दिन, दशक का पहला दिन, हम ये कोशिश करें कि हम बात करें, बहस करें, लेकिन व्यक्तिगत नीचा किसी को ना दिखाएं। जी हां, तो मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शायना एनसी। शायना जी, आपको नए साल की ढेरों बधाई और मंगल कामना। आप उसी जगह पर रहती हैं जहां महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल रहता है। धन्यवाद। और आपको आपसे पूछूंगा। जी हां, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रेम कुमार साहब। जी हां, प्रेम कुमार साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन मैंने जितना आपको जाना समझा है, आपका प्रेम कांग्रेस के प्रति दिखाई देता है। आपको भी नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। मेरे साथ समीर चौगांवकर। जी हां, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र की सियासत को समझते हैं, और आप आरएसएस की विचारधारा के काफी करीब हैं। मेरे साथ आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं समीर जी। मेरे साथ इलियास साहब। जी हां, आप दक्षिण से आते हैं, हैदराबाद दक्खन का इलाका, लेकिन दक्खन के इलाके का महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से भी काफी नजदीक का नाता है। आपको भी नववर्ष की मुबारकबाद इलियास साहब। मेरे साथ सीमा मलिक। जी हां, एनसीपी का पक्ष रखेंगी। आपको भी नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं सीमा जी। और आपसे आज ढेरों सवाल हैं कि आखिर ये सरकार उद्धव चला रहे हैं या आपकी पार्टी के अध्यक्ष। जी हां, और हमारे साथ संतोष दुबे। संतोष दुबे, आप शिवसेना के प्रवक्ता के रूप में हैं और आप शिवसेना का पक्ष रखेंगे। लेकिन संतोष जी, आपकी सरकार में असंतोष मचा हुआ है, कैसे संभालिएगा ये असंतोष? चलिए आज आप ही से पहले शुरू करते हैं, क्योंकि आप ही की पार्टी के मुखिया इस महाराष्ट्र की सरकार को चला रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि मार धाड़, तोड़ फोड़, खून की चिट्ठी कहां और कितनी चलेगी ये सरकार? मनीष जी, सबसे पहले तो मैं यहां पर उपस्थित सारे लोगों को नववर्ष की बधाई देता हूं। आपके पैनल के साथ जो लोग जुड़े हैं, और आपको भी नववर्ष की बधाई। बहुत साथ ही साथ पूरे देश को इस नए साल के जो है बधाई देता हूं। रही बात महाराष्ट्र की, जिस तरीके से आपने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार कैसे चलेगी, महाराष्ट्र में जिस तरीके से आपने देखा कि हमारी सरकार बनी और हम 3 पार्टियों के सहयोग से सरकार बना के चला रहे हैं, हम तीनों लोग। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंत्रिमंडल के विस्तार में जिस तरीके की असंतोष की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं निश्चित ही मनीष जी देखिए, एक सीमित जो है जगह होती है मंत्रालय में, और मंत्रालय में सीमित जगह होने के नाते चुनिंदा लोगों को रखा जाता है। उन चुनिंदा लोगों को रखा जाता है जिससे जो है सरकार अस्थायी रूप से बढ़िया से चलाई जा सके। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी कुछ अच्छे व्यक्ति भी छूट जाते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं जो आतंकवादियों, अरे भाई आप तो महबूबा के साथ आप जाके सरकार चला रहे थे, तो नहीं देखा आपने जब महबूबा के साथ सरकार चलाई तो आपको कष्ट नहीं हुआ? सिंचाई घोटाले के महबूबा के साथ आपके गठबंधन थे कि नहीं थे? आप महबूबा के साथ गठबंधन किए कि नहीं किए? अरे भाई, महबूबा के साथ गठबंधन हुआ कि नहीं हुआ? अरे इस तरीके की देखिए, सारे भ्रष्टाचारी कहाँ है ये तो सबको पता है। जो आपके घर में चला जाए, जो आपके घर में चला जाए वो पवित्र हो जाता है। वो गंगा जल तो आप बांट दीजिए ना, वो गंगा जल पूरे देश को बांट दीजिए, जिससे जो है सारे लोग पवित्र हो जाए।
समीर जी 56 सीटें हैं तो देखिए, समय का ज्यादा लिवरेज देखिए आप जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं ये आपको शोभा नहीं देता है। आप पहले पूरी बात सुनिए। हाँ बोलिए संतोष जी। पूरी बात तो सुनिए। आप महबूबा जी, मनीष जी उसी बात पे आ रहे हैं, बीच में इनकी कूदने की आदत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन्होंने महबूबा के साथ सरकार चलाई तो इनको जो है बहुत अच्छा रहा। महबूबा बहुत अच्छी थी, इनकी गोद में बैठे जाके, और वो आतंकवादियों का समर्थन नहीं कर रही थी। सारे आतंकवादी तो कश्मीर में ही पाले जाते रहे और उसके साथ जाके इन्होंने सरकार चलाई। संतोष जी आज का मेरा विषय कश्मीर क्या नहीं है। विकास आपने किया भाई? कश्मीर नहीं है, अब कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गई है और आज वो मेरा विषय नहीं। आज मेरा विषय महाराष्ट्र है। कश्मीर का विकास आप अकेले कर रहे हैं। जबरदस्ती की बात, समीर जी आपसे पूछे, जबरदस्ती की बातें करते हैं। इनका अरे भाई हम 6 महीने चले या साल भर चले, आपको कष्ट क्यों हो रहा है? इतनी मरोड़ आपके पेट में क्यों हो रही है? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये सरकार बनी है इनको पैदा हो गया। संतोष जी आपका जवाब संतोषजनक बिल्कुल नहीं। आप नहीं बता पा रहे कि आखिर आपकी सरकार में अभी जुम्मा नहीं हुआ और उसके अलावा अभी तक आप विभागों के बंटवारे नहीं। मनीष जी लगे मंत्रिमंडल बनाने में। मनीष जी हमने सीधे कहा कि सीमित सीटें होती है मंत्रालय की, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता और सबको संतुष्ट न करके जो चुनिंदा लोग हैं उनको मंत्री बनाया गया जो काम करें और अच्छी सरकार देने का काम बनाने करें। अरे भाई आप क्यों परेशान हो भाई? मलाईदार हम विभाग किसको देंगे, क्या करेंगे, इससे आपको क्या कष्ट है? आपको देखो ना बैठ के सरकार चल रही कि नहीं चल रही है। जी मैं आता हूँ संतोष जी, समीर जी आपके पास भी आता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिनमें सबसे ज्यादा उठापटक है वो है कांग्रेस। प्रेम जी की गोद में बैठने वाले लोग हैं। आपको विधायक बना के जनता क्यों भेजती है? वो मंत्री को चुनती है या विधायक को? एक और दूसरा, अगर आप मंत्री नहीं बनते हैं तो तोड़फोड़ करेंगे, खून की चिट्ठी लिखेंगे और जनता के सेवक क्या केवल मंत्री बन के ही होंगे आप? देखिए मुझे लगता है कि असंतोष का जो तरीका है वो गलत है। असंतोष जताना गलत नहीं है। चाहे पार्टी के भीतर विद इन डेमोक्रेसी का सवाल आता है तब भी हर व्यक्ति को बात रखनी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि कई ऐसी पार्टी है देश में जिसमें बात रखने की भी आजादी नहीं है, लेकिन अगर कहीं बात रखी जा रही है तो नेतृत्व अगर सुनता है या नहीं सुनता, ये नेतृत्व की चुनौती होती है। या उद्धव ठाकरे के सामने आज चुनौती है कि सबको एक साथ लेकर के वो कैसे चलेंगे, और इस चुनौती पर अगर सरकार खरी उतरती है तो फिर वो सरकार स्टेबिलिटी की ओर बढ़ती है, और यही वो परीक्षा है जिससे उनको पास करना है और गुजरना है। ये हमारे साथी बता रहे थे कि 32 दिन लगे उनको। 32 दिन ठीक है, लगे, कम लगने चाहिए थे, चिंताजनक बात आप बता रहे हैं, लेकिन ये परिस्थिति भी बीजेपी ने ही पैदा की कि वो सरकार नहीं बना सकी। बीजेपी से करे, बीजेपी सरकार नहीं बना सकी। जनता ने पूरा बहुमत दिया था, लेकिन आप सरकार नहीं बना सके। तब एक मजबूरी की सरकार, ये गठबंधन की सरकार जो है, विवशता की सरकार है, मजबूरी की सरकार है। मेढक को तौला जा रहा है, मेढक को तौला जा रहा है, और निश्चित रूप से ये चुनौतीपूर्ण है। एक पार्टी के तौर पर घटक दल के लिए भी चुनौतीपूर्ण है और उद्धव ठाकरे के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आपको तो बोलने का कतई राइट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कतई राइट नहीं है। आप तो अपने साथी को भी अपने साथ नहीं रख पाए, आप तो अपने 30 साल के साथी को भी साथ नहीं रख पाए। चौकीदार चोर है सुन करके भी आप साथ में चुनाव लड़े, लेकिन जब जनादेश मिला उसका सम्मान नहीं कर पाए। ये आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ अब ये चीजें असंतोष रखने की जो है बात है वो सीमा में होनी चाहिए। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए लड़ाई होनी चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए पार्टी के भीतर या पार्टी के भीतर बाहर। जी प्रेम जी, आप आक्रामक बहुत कम होते हैं, और जैसा कि मैंने आपका जब तारुफ करा रहा था मैंने कहा था आपके नाम में प्रेम है, और प्रेम से अगर ये सब साथ मिलकर बैठेंगे तो डिबेट भी आगे चलेगी और सरकार भी। मेरे साथ सीमा मलिक जी हैं। सीमा जी, आखिर सरकार कौन चला रहा है? ऑल इज वेल या नथिंग इज वेल? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको, हमारे सारे पैनलिस्ट को और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और आज नया साल है, अच्छा दिन है, तो आप हमारी सरकार को भी शुभकामनाएं दीजिए मनीष जी।
और आपका आशीर्वाद, तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी और हमारे बीच में कोई भी विश्वास की कमी नहीं है। हम सब मिलके चला रहे हैं सरकार को। और ये जो चीज देखिए, थोड़ी मोदी जैसे अभी आपने विजुअल दिखाया, उसमें 10 या 15 लोग कुछ कुर्सियां तोड़ रहे हैं, तो उसको कोई भी अप्रिशिएट, ना मैं अप्रिशिएट करूंगी ना आप अप्रिशिएट करेंगे। और हर जगह थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि कई बार लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं, बट आई एम वेरी श्योर कि जहां पर एक माननीय श्री शरद पवार जैसे नेता जहां पर है, जहां पर वो इन्वॉल्व है, वहां पर जरूर मतलब इन चीजों के लिए केयर करी जाएगी और सबको सेटिस्फाई करा जाएगा। और थोड़ा बहुत देखिए, कभी भी कोई सरकार बनती है तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं। और जहां तक बीजेपी की बात है, आप अपने रिबेल्स की उनको चिंता नहीं है और शायद उनको अपने रिबेल्स की चिंता करना चाहिए, बजाय इसके कि वो हमारे अफेयर्स के लिए में इतने ज्यादा वो चिंतित हैं। तो मैं उनको बड़े कॉन्फिडेंस से बात आपको न्यू ईयर के दिन कह रही हूँ कि ये सरकार 5 साल पूरे अच्छी तरह चलेगी और बहुत ही विनम्रता से। और उद्धव ठाकरे जी हैं और स्पेशली बच्चे के पांव पल्ले से नजर आते हैं। सीमा जी, एक कहावत मैंने सुनी थी, बच्चे के पांव पल्ले से नजर आते हैं। और जहां तक बात की जाए, आपका आत्मविश्वास कहूं या अति आत्मविश्वास कहूं, इसकी आपको मैं पहले से मुबारकबाद देता हूं। हम भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता को एक अच्छी सरकार मिले, लेकिन मेरा एक सवाल है, जिस सरकार में भाई भतीजावाद हावी होगा तो आखिर आमदार क्या करेगा? आमदार अगर परेशान होगा, जहां भाई भतीजावाद की सरकार होगी तो आमदार यानी विधायक को आमदार कहते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। सर आप मुझे ये बता दीजिए, जी मुझे पता है। मैं ये कह रही थी कि आप क्या अब ये जो परिवारवाद की बात है, या क्या केवल हमारे साथ है, या क्या ये बीजेपी में नहीं है, या जब शिवसेना जब बीजेपी के साथ थी तब उन्होंने कभी उनके परिवारवाद को क्रिटिसाइज किया? और इस समय तो वो बिल्कुल शरद पवार तभी से अध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस के। बेटी सुप्रिया सुले सांसद, परिवारवाद हर जगह है, परिवारवाद हर पार्टी में है। दूसरा भतीजा परिवारवाद हर पार्टी में है सर, परिवारवाद हर पार्टी में है। कहिए तो बीजेपी वालों की लिस्ट में आपको पूरी दे दूं। सीमा जी, आपने धनंजय मुंडे जी, आपने मेरा जवाब, पंकजा मुंडे है, आपकी मेरा जवाब संकेतों में दिया। आपकी भी पूरी लॉन्ग लिस्ट है, लॉन्ग लिस्ट है पूरी आपकी। मैंने आपसे तो परिवारवाद की बात आप बड़ा करें तो अच्छा है। वो सवाल ये था कि आखिर महाराष्ट्र की सरकार उद्धव चला रहे हैं या शरद पवार? आपने संकेत में ये कह दिया जब तक शरद पवार है तब तक सरकार को कुछ नहीं होगा। तो क्या ये मान ले कि उद्धव ठाकरे केवल चेहरा है, सरकार पवार चला रहे हैं? वरिष्ठ नेता है, जहां पर इतना एक्सपीरियंस लीडर है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा सर। उद्धव ठाकरे जी, ही इज द चीफ मिनिस्टर एंड ही इज एवरीथिंग। और बस ये कि सभी लोग मिलने, यही लेकिन उनको मंत्री कौन बनेगा चला रहे हैं, इसका अधिकार नहीं है। वो मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र होता है, लेकिन वो उनका नहीं। उन्होंने बनाई है ये सरकार। जी इलियास साहब, सीमा जी, मैं लोग मिलने, यही लेकिन उनको मंत्री कौन बनेगा चला रहे हैं, इसका अधिकार नहीं है। वो मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र होता है, लेकिन वो उनका नहीं। उन्होंने बनाई है ये सरकार। जी इलियास साहब, सीमा जी मैं आपके पास आऊंगा। इलियास साहब, शायना जी, आज मैं सबसे आखिर में आपके पास आऊंगा। शायना जी, आप सबका सुन लीजिए, क्योंकि आज आपको सुनना है और आपको भी, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्ली के भाग से छीका कब टूटेगा इसका इंतजार है। इलियास साहब, आपको थोड़ी सुकून महसूस हो रहा होगा, थोड़ा सुकून कि सिर फुटअव्वल से बच गए और आपके 2 विधायकों का आपने समर्थन नहीं दिया इस सरकार को। मनीष, मैं 3 बातें कहना चाहूंगा आपसे और पूरे पैनल से। पहली बात तो यह है कि बीजेपी की एक पार्लियामेंट नथुराम गोडसे को अपना गुरु मानती है, साध्वी प्रज्ञा, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो आतंकवाद की बात तो बीजेपी करे ही ना, उनके लिए कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार। दूसरी बात यह है कि प्रमोद महाजन की बेटी को एमएलए बना डाले, बात करो, गोपीनाथ मुंडे की बेटी को एमएलए बना डाले, तो बाप बेटी की सरकार तो बीजेपी के अंदर भी है। और तीसरी बात यह है कि करप्शन में राफेल से लेके कई मसलों में बीजेपी भी इन्वॉल्व है, तो करप्शन में भी अमित शाह के बेटे जैसा बीसीसीआई में चले गए, एक गोला नहीं खेले, एक क्रिकेट का बैट नहीं पकड़े, सरकार तो बीजेपी के अंदर भी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि झारखंड चले गया, महाराष्ट्र चले गया, राजस्थान चले गया, इसीलिए आग लगी हुई है बीजेपी
बीजेपी को पूरा भारत हाथ से निकल रहा और निकल गया। इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया मोदी, सिक्योरिटी बर्बाद कर दिए, यूनिटी बर्बाद कर दिए, एनआरसी सीए में देश बर्बाद कर दिए, पूरा भारत इलियास साहब मेरी बहस महाराष्ट्र सरकार को है। कितना भी लगो जनाब इलियास साहब मेरी बहस महाराष्ट्र सरकार को लेकर है और आप एमआईएम के समर्थक के रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि आप इस सिर्फ उटव्वल से बच गए, आपने समर्थन न देकर, क्योंकि आपके भी जो विचार हैं वो मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी मुखर होकर आप लोग कहते हैं, तो आप लोग बच गए कि इस सरकार में शामिल नहीं हुए। मनीष, मेरी राय शुरू से मुख्तलिफ थी। मैं ये कह रहा था कि बीजेपी के रावण को रोकने के लिए शिवसेना के विभूषण का साथ देना चाहिए, और मैं नीतीश के बारे में भी यही कहूंगा और मैं दूसरों के बारे में भी यही कहूंगा। ये रावण पूरे देश में आग लगा दे रहा, इसको रोकने के लिए विभूषण का साथ दीजिए। इलियास साहब आता हूं आपके पास, तो मैं नीतीश का सपोर्ट करूंगा। आता हूं आपके पास इलियास साहब, आ रहा हूं शायना के पास, शायना एनसी के पास। जी हाँ शायना जी, आप जहां पर रहती हैं मुंबई में, उस इलाके को मालाबार हिल कहते हैं और मालाबार हिल में ही मुख्यमंत्री निवास, मंत्रियों के निवास हैं। तो जब आप वहां से गुजरती हैं तो किसी बंगले के सामने कोई नई मंत्री की तख्ती लगी हुई आपको दिखी है? देखिए मनीष जी, विश्लेषण करते वक्त ये महत्वपूर्ण नहीं कि कौन कहां रहते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि कौन क्या काम करने जा रहे हैं। अब आप जानते हैं कि बहुमत मिला था इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी देवेंद्र फडणवीस जी को, भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से। जो कोई लोग सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए एकजुट हो गए और 30 दिन तक उन्होंने एक कैबिनेट के मंत्री को शपथ विधि भी नहीं दी, तो वो क्या काम करने वाले हैं इस प्रदेश में, जिस प्रदेश में आज हम देख रहे हैं कि फार्मर्स को लेके इतनी गंभीर परिस्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आपने सिर्फ एक फुल स्टॉप किया। जी, नागपुर के शीतकालीन सत्र में 2 लाख रुपए का मुआवजा उद्धव ठाकरे सरकार ने कर दी है। सरकार में थी ना मैम, वो तो आपकी सरकार थी अब तक, अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अभी तक तो आपकी सरकार थी। मनीष जी, आपने सबको एक मौका दिया बोलने के लिए, कृपया मुझे भी एक मौका दीजिए। सीमा जी, शायना जी को बोलने दीजिए। शायना जी आप बोलिए। जी जी बोलना। मनीष जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, परिवारवाद छोड़िए, समझ लीजिए कि किसी ने किसी के बेटे या बेटी को एक मौका दिया है और उनको मौका दिया है अपने काम के तहत, तो स्वागत है। परफॉर्मेंस इज द मंत्रा ऑफ द 21st सेंचुरी पॉलिटिक्स। लेकिन एक कैबिनेट में 22 ऐसे परिवारवाद के सज्जन, जहां आप कोई भी क्राइटेरिया नहीं, सिर्फ सरनेमिक क्राइटेरिया, कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं काम का, सिर्फ सरनेमिक क्राइटेरिया। आप मुझे बताएं, जब महाराष्ट्र में इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपने फुल स्टॉप ऐसे रोका है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ी इतिहास है 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम को लेके। किस दृष्टि से आप भ्रष्टाचार को बढ़ाए दिए हैं, उन्हीं को आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया था मुंह अंधेरे। शायना जी, उन्हीं को आपने मुंह अंधेरे में उप मुख्यमंत्री भी बना दिया था। क्योंकि नववर्ष है, मैं शुभकामना देना चाहती हूँ एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना को, लेकिन मेरी एक विनंती है कि आप काम कीजिए, आपका विजन प्लान घोषित कीजिए। सिर्फ बयानबाजी करना या सिर्फ एक परिवारवाद को बढ़ावा देना, ये आपको शोभा नहीं देती। और रही बात, आपने जो सवाल पूछा कि शरद पवार जी है या उद्धव ठाकरे जी हैं या कांग्रेस के नेता क्यों नाखुश हैं, क्यों ऑफिसेस तोड़ रहे हैं, ये सब चीज मीडिया हाईलाइट जरूर करेगी, लेकिन मीडिया को ये भी हाईलाइट करना चाहिए कि एक एक दिन जो आप काम नहीं कर रहे हैं
तो कितना नुकसान हो रहा है महाराष्ट्र प्रदेश को, जहां हमारे पास लाखों करोड़ के डेफिसिट ऑलरेडी है, वहां आप सिर्फ आपके सबको स्थिर रखने के लिए, सबको एकजुट करने के लिए आप ऐसे नीचे स्तर की राजनीति कर रहे हैं, उससे बहुत अफसोस होती है। 2020 में आपको शुभकामनाएं, आप काम करें तो स्वाभाविक रूप से आपका सराहना होगा, लेकिन जो आप काम नहीं करें तो वी विल बी एन विजिलेंट ऑपोजिशन अंडर द लीडरशिप ऑफ देवेंद्र फडणवीस। मौसम बारिश से जो किसान बर्बाद हुए थे उनको 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, ये उद्धव ठाकरे की मांग थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे ने किसानों को क्या दिया? 750 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया, जबकि 23,000 करोड़ रुपए का देना चाहिए था। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। उद्धव ठाकरे की जो मांग है मुख्यमंत्री ने थोड़ा टाइम दीजिए काम करने के लिए, थोड़ा सा टाइम जनता के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा कर रही है। परेशान मत होइए, सिवाय लूटने के लिए सरकार बनी है। परेशान मत होइए सर, काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करके संतोष जी, सीमा जी, संतोष जी, मुझे अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जी हाँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारा देश का सवाल जारी रहेगा। लेकिन जिन किसानों की दुहाई देकर आप लोग सियासत करते हैं, ये आज तक समझ में नहीं आया कि गरीब किसान की बात करते करते रातों रात नेता कैसे रईस हो जाते हैं। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। आपका देश का सवाल में फिर एक बार स्वागत है। जी हां, मेरे साथ तमाम वो मेहमान बने हैं जिन्हें आप ब्रेक के पहले सुन रहे थे। संतोष दुबे जी, संतोष जी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये किसी और ने नहीं बल्कि संजय राउत ने जब सरकार बनाने को लेकर उठापटक चल रही थी तब ये उन्होंने ट्वीट किया था। आज तो लहर तो छोड़िए, नौका डूबती दिखाई दे रही है और संजय राउत हारते दिखाई दे रहे हैं। मनीष जी, संजय राउत जी ने जो बात उस समय लिखी थी और इसलिए लिखी थी क्योंकि महाराष्ट्र की जो सरकार बनानी थी, जो चीजों को करना था, उसके लिए हम तैयार थे। आज भी हम उसी तरीके से तैयार हैं और संजय राउत जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे चाणक्य हैं और उन्होंने उस चाणक्य को मात दी जिस चाणक्य को पूरे देश में कहा जाता था कि ये सरकार बनाने वाले हैं और रोज बनानी थी, जो चीजों को करना था, उसके लिए हम तैयार थे। आज भी हम उसी तरीके से तैयार हैं और संजय राउत जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे चाणक्य हैं और उन्होंने उस चाणक्य को मात दी जिस चाणक्य को पूरे देश में कहा जाता था कि ये सरकार बनाने वाले हैं और रोज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे कि हम कब सरकार बना लेंगे, परसों सरकार बना लेंगे, सरकार नहीं बना पाए। हमने वहां सरकार बनाई। संजय दूसरी चीज, मंत्रिमंडल में क्यों नहीं पहुंचे? अरे भाई कहीं नहीं मंत्री बनाना चाहते। आप बताइए ना, देवेंद्र फडणवीस शपथ ग्रहण के थे, पार्टी की सरकार, अमित शाह जी शपथ ग्रहण कौन से बीजेपी देना नहीं है। समिति बता दीजिए, शपथ की कहा कौन देवेंद्र फडणवीस जी के शपथ ग्रहण में कौन सा अभी तक विवाद नहीं बचे। संतोष जी को सुन लेते हैं, संतोष जी को सुन लेते हैं। छटपटाहट है, ये पहली बार सत्ता से बाहर हुए, धीरे धीरे झारखंड गया, महाराष्ट्र की बात पूरे देश से साफ होने के फिराक में लगे हुए हैं। ये अपना घर बचाने का काम नहीं चुनाव लड़ते हो। अरे भाई अभी झारखंड गई है, दिल्ली जाओ, नीतीश कुमार, बाद में नीतीश कुमार को छोड़ने जाओ, दोस्तों के साथ सम्मान से स्थिति रखिए, दोस्तों से कैसे बात करनी चाहिए पहले ये आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का जो अहम है, बताइए अहंकार, इनको बताइए उद्धव ठाकरे सोनिया भारतीय जनता पार्टी डूब रही है, सोनिया जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। आपको जलन क्यों हो रही है? आप बताइए, सोनिया गांधी अगर सोनिया जी का आशीर्वाद बताइए ना, आपको हमने सरकार नीचे क्या लगती है? सोनिया गांधी से मिलने वो नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? अरे भाई अब बड़े भाई से पहले मिलेंगे अपने। आप जाइए ना, मोहन भागवत से मिलिए, सरकार आप जाइए, सरकार से बाहर की सत्ता से मिलिए, मोहन भागवत जी सरकार चला रहे हैं, जाइए मिलिए। आज हमारी सरकार पूरे देश में
में लोगों से मिलेंगे, दुबे जी जवाब दो। आपसे दर्द क्या क्यों होगा? सावरकर को अरे भारत सोनिया रत्न जी से देने का मिले, प्रस्ताव कैबिनेट में मोदी जी से मिले, अमित शाह जी से मिले, और हम शरद यादव से आइए मिले। सीमा जी के पास चलते हैं, सीमा जी के पास, समीर जी, सीमा जी, सीमा जी, हम सीमा जी, अपने लोगों देखिए सर, मेरा जमीन बचाने जी का काम करिए। मेरा सर सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि इनसे कहिए ये अपनी बीजेपी की और अपने अलायंस की चिंता करें, जो पूरी छिड़की चली जा रही है, या हमारी चिंता ना करें। हम जानते हैं कि हमें अपने लोगों को कैसे रिस्पेक्ट करना है और कैसे अपने साथ रखना है, और हम उन संबंध ठीक ये रखिए, इनसे कहिए, मित्रों से व्यवहार ठीक रखिए, तब आप सत्ता चला जी पाएंगे। अपने अलायंस के लिए, अपने अलायंस को तो ये संभाल के रख नहीं पाए। अरे अब ये आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये गुस्सा है, वो गुस्सा है। हम जानते हैं हमें अपने लोगों को कैसे रिस्पेक्ट देनी है क्या और कैसे उद्धव उनको क्या सरकार करना है। राजीव गांधी से भारत रत्न वापस देने का प्रस्ताव लाएगी? उद्धव ठाकरे कहते थे राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लिया जाए। समीर जी, सीमा जी, आपने समीर जी का सवाल मैं सुना। तो कह रहा हूँ कि आप पीओ को वापस लाओ, हम आपके साथ हैं। हम तो कह रहे हैं आप बताओ, जवाब ले लेते हैं। सावरकर को प्रस्ताव पास करेंगे और राजीव गांधी से जवाब ले लेते हैं, मेरे इलियास साहब के पास चलते हैं। जवाब ले लीजिए। सावरकर को सम्मान देंगे, किसको देंगे, ये आप थोड़ी तय करोगे। ये आपके पेट में दर्द ना हो। सही कह रहे हैं संतोष जी, आप कि हम किसको आप सम्मान सही कह रहे हैं। ये तय नहीं करेंगे, जैसा आपके पार्टी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये तय नहीं कर पा रहे कि आखिर मंत्री कौन होगा। चलिए, अगर ये तय भी हो गया, तस्वीर भी हो गया, तो ये तय नहीं हो पा रहा कि किसको क्या विभाग बंटवारा होगा। इलियास साहब, ये तस्वीर अभी तक नहीं हो पाया कि बंटवारा क्या होगा, और बंटवारा क्या होगा उससे अगर आगे बढ़कर देखें तो सरकार में पहले पिता ने बेटे को मंत्री बना दिया, विधायक तो बहुत दूर की बात है। मसला ये है मनीष के यहाँ पर आपस में बातचीत के दौरान पोर्टफोलियो बटे हैं, थोड़ा इख्तिलाफ आया है। बिहार में तो चीफ मिनिस्टर को खरीद लिए थे अमित शाह जाके पूरी कैबिनेट के साथ। आपके तो पास ये प्रमाण है क्या? करप्ट लोग हैं, पूरी अच्छी खासी चुनी हुई सरकार और पूरी जनता से सेलेक्ट सरकार को सीएम के साथ मिला के खरीद लिए थे बिहार में नीतीश के साथ। जब इनको नहीं मालूम था कैरेक्टर क्या है, मोरल्स क्या है, जब इनको गोवा में नहीं मालूम था, जब इनको याद नहीं आता ये सब बातें। अमित शाह अपने बेटे जय शाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए, जो कभी बैट नहीं पकड़ा, कभी बॉल नहीं पकड़ा। जय शाह जो करप्शन के केस में है, उसको उठा के सेक्रेटरी बना दिया बीसीसीआई का। जब इनको याद नहीं आया, अपने वहां पूरे पाप जो है चलते इनको, पूरे पाप रावण के रास्ते में चलते ही दूसरा प्रॉब्लम आता। मसला ये है कि गोडसे के बच्चे आग लगी हुई है, सावरकर के और गोडसे के बच्चों को आग लगी हुई है। झारखंड गया, राजस्थान गया, महाराष्ट्र गया, मध्य प्रदेश गया, वो महाराष्ट्र की सियासत को लेकर है। महाराष्ट्र की सियासत में जो उठापटक मची हुई है, मनीष जी, और ये उसके 3 में साथ 13 में महाराष्ट्र की सियासत में क्या उद्धव ठाकरे की सेना को डुबे देगी, उनके अपने सहयोगी दोनों पर कोशिश चर्चा है। में है कि हमें सरकार में शामिल कर लिया जाए। रोज शिवसेना के चक्कर काट ऐसा नहीं है, रोज मातोशी के चक्कर काट रहे हैं। थोड़ी मलाई खाने को डेमोक्रेसी में थोड़ा बहुत इख्तिलाफ रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है। इनके पेट में क्यों दर्द है? कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाली पार्टियां हैं। एक मुस्लिम कट्टरता को बढ़ाते हैं, एक हिंदू कट्टरता को बढ़ाते हैं। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जवाब ले लेते हैं। प्रेम जी, आपने बड़ी बात बोली है। इलियास साहब, प्रेम कुमार साहब ने आप पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है, आप लोग सांप्रदायिकता को भड़काते हैं, और यही वजह है कि आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग है आपकी? मनीष जी, ये भारतीय मनीष जी भारतीय इलियास साहब से मेरा सवाल इलियास साहब से, मोदी जी खेले, मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स मोदी जी खेले, कटवे बोले पाकिस्तान जाओ बीजेपी वाले बोलते, रामजादे हरामजादे बीजेपी वाले बोलते। आप भी अपनी बात कीजिए, आप क्या बोलते हैं? पाकिस्तान जाना होगा। मैं माफी चाहूंगा, मेरी बहस का मुद्दा घुसपैठिया नहीं। आज मेरी
बहस का तो मुद्दा मैं इलियास बार बार जी, आप लोगों को ये जानकारी इलियास दे रहा हूँ जी, कि महाराष्ट्र की सियासत को लेकर है। शायना जी, शायना जी, शायना जी, देवेंद्र फडणवीस का एक दर्द झलका है। शायना जी, देवेंद्र फडणवीस का एक दर्द झलका है, वो ये कि आप लोग ज्यादा सीटें रखकर भी सरकार नहीं बना पाए। तो क्या आप लोगों ने लामबंदी, घेराबंदी और इस बात के लिए आप लोग रुके हैं कि बिल्ली के भाग से कब छीका टूटे और आप लोग उसे लपक लें? शायना जी, इन्होंने तो मटका ही फोड़ दिया। अंगूर खट्टे हैं, मिले नहीं तो लोमड़ी को। अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी को मिले नहीं तो परेशान है लोमड़ी। बीजेपी सुनीता को बोलो मैं ना वो हाजमोला का पाव। शायना जी, शायना जी के पास हम नहीं पहुंच पा रहे। प्रेम जी, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा से निकल कि रही है जिस तरह सत्ता और से देश सारी और चीजें आगे सामने आई बीजेपी। हैं, क्या आपको लगता है, जो मेरा सवाल शायना जी से था, आपको लगता है कि वहां पर बीजेपी इस ताक में बैठी है, ये बीजेपी बिखरे तो इस ताक और ये में लपक बैठी ले? थी। ये बीजेपी कोई ताक में नहीं बैठी जैसे है। गठबंधन बीजेपी हुआ, को सरकार बनाने का दावा पेश होने जा रहा था, रातों रात फेल हुआ, गलत तरीके से एक सरकार बना दी गई, एनसीपी को तोड़ने की कोशिश हुई शायना और जी, शायना जी बीजेपी जुड़ गई वही हैं। चेहरा आज शायना भी जी दिखा जुड़ रही गई है। हैं। ये शायना जी असंतोष जुड़ गई भड़काने हैं। में, शायना जी जुड़ उपद्रव गई हैं। मचाने में, प्रेम जी, तोड़फोड़ प्रेम करने जी, में ये प्रेम जी, बीजेपी का ही हाथ है। प्रेम जी, महाराष्ट्र सरकार की सियासत की स्क्रिप्ट किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं, क्योंकि बिल्कुल। मुंबई माया नगरी है। माया नगरी सीधे चलते हैं। शायना जी हमारे साथ जुड़ चुकी है और मैं ये भी जानता हूं कि जितने करीब शायना जी बीजेपी के हैं, उतने ही करीब ठाकरे परिवार के भी। शायना जी, ये बताइए, देवेंद्र फडणवीस का एक दर्द झलका कि ज्यादा सीटें रखकर भी आप लोग सरकार नहीं बना पाए, आप लोग बैक बेंचर हो गए। तो अब आप लोग इस ताक में हैं, लामबंदी, घेराबंदी, उस लपकने के लिए आप लोग तैयार हैं कि ये कब बिखरे और आप उन्हें तुरंत लपक लें? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि अगली बार हम 288 सीट्स लड़े और हम सब जानते हैं कि 122 को जीत के आए हमारे अलायंस पार्टनर्स के साथ। लेकिन इस बार मनीष जी, क्योंकि आप विश्लेषण कर रहे हैं, हमारा स्ट्राइक रेट रहा 50% नहीं 75%, जहां 150 में से हम जीत के आए 105। सो ऐसा नहीं है कि हमारा परफॉर्मेंस कुछ खराब रहा है। हाँ, जरूर होता है लोकतंत्र प्रजातंत्र में कि जो लोग एकजुट आए हैं सिर्फ मोदी जी को बाहर रखने के लिए या बीजेपी को बाहर रखने के लिए, उनको एक ही लक्ष्य है, वो है सत्ता, कुर्सी और कैसे वो वहां प्राप्त हो। तो आपने सही कहा, ये एक हिंदी फिल्म जैसा है, और क्योंकि आप एक तरफ देख रहे हैं कि किसी को आप रात कर रहे हैं, तो वहां दूसरे तरफ तोड़फोड़ भी तो हो रही है। एनसीपी को तोड़ रही थी। करिए साइना जी, जो जब 32 मित्र के दिन साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा, जो आपको 32 अहंकार आ जाएगा, तो निश्चित ही आप मंत्री भी नहीं है, को आप करंट बता रही है कि जो 32 दिन तक आपके पास कोई मंत्री भी नहीं है। आज अगर आप बात कर रहे हैं, सरकार नहीं बनाई तो हम करप्ट हो गए। अगर आज जनता पार्टी देवेंद्र जी और मोदी जी के नेतृत्व में काम करते आ रही है, 5 साल में आप कोई भी सेगमेंट, कोई भी सेक्टर का जो शायद 50 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ। अफसोस की बात यह है कि they're not even serious about their own offices। सिर्फ सोच रहे हैं कि कैसे किसी के बेटे तो कैसे किसी की बहू तो कैसे हो जाता है। आप ये तो देखिए, इस तरह से की बातें करने का कोई आप क्या क्या औचित्य है जो आपके साथ मिला है कि बीजे ये भ्रष्टाचार का मनीष जी, आप किसी को सवाल पूछे तो प्लीज जवाब देने प्रेम जी, इन बातों को छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। मनीष जी, आपने सवाल मुझे पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए। शायना जी और सीमा मलिक जी को फ्रेम में रखा जाए। पीसीआर, शायना जी और सीमा मलिक फ्रेम में रहें और जो आपस में सवाल पूछ रहे हैं, सीमा जी आप पूछ सकती हैं। शायद सीमा जी भूल गई कि उनको
70,000 करोड़ का जो इरिगेशन स्कैम था महाराष्ट्र में, उस वजह से जनता ने उनको नकारा। और शायद वो ये भी भूल गए कि 5 साल में जिस ढंग से हमने जलयुक्त शिवार और अन्य मुहिम, पेंशन स्कीम्स, इंश्योरेंस स्कीम्स जैसे लोगों को सकारात्मक रूप से उनको आत्मनिर्भर किया, वहां आप सिर्फ फ्रीबी, सब्सिडी, सॉप्स की बात कर रहे हैं। और जो आपने ये राजनीतिक इच्छा शक्ति है, तो मुझे बताए 32 दिन तक आपने कुछ किया ही नहीं। कोई से सोच रहा है किसी के बेटी, किसी के बहू, किसी के बेटे कैसे किसी की विरासत बरकरार रहे, यही लक्ष्य है आपका। शायना जी मुझे लगता है महाराष्ट्र की सियासत से उब गई है। शायना जी मुझे लगता है महाराष्ट्र की सियासत से उब गई है। डिवाइडिंग वर्क टू मेक योर मनी। ये बात समझ चुकी है। नहीं, जो आपके साथ नहीं है वो करप्ट है। जो अगर आपके साथ एक बात सीमा जी एक बात बताइए। फॉर्मूला ये तय हुआ था, फॉर्मूला जो तय हुआ था, जिसकी सबसे ज्यादा विधायक उसको सबसे ज्यादा मंत्रालय। आपकी दादागिरी देखिए, 56 सीट 12 मंत्री, 56 शिवसेना के 12 मंत्री, आपकी 54 सीटें 16 मंत्री, कांग्रेस 44 सीटें 12 मंत्री। सबके समर्थन से सरकार बनी है। ये छोटी छोटी चीजों को छोड़ के अब हमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम करने दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए हमको। सबसे ज्यादा ऐसा मत सोचिए कि जो 5 साल में आपको करा है वो हम 1 महीने में ही सपोर्ट कर देंगे। कौन सा विभाग आपकी नजर में मलाईदार है? देश विज्ञान समिति किसको मलाईदार बोल रहा है? बैठे बैठे आप सारे मसाले बराबर लगते हैं, फर्क नहीं इनको पड़ता पता है। नहीं कौन सा मलाईदार लगता है। बताएं समीर जी, कौन सा मलाईदार है? बताइए आप मलाईदार देश को बताइए कौन सा मंत्रालय मलाईदार होता है? आपको क्या परेशानी हो रही है सर? आप आरएसएस समर्थक हैं, आरएसएस की बात करिए। इसलिए ब्रेक पे जाने के पहले मैंने कहा था, समीर जी आप जो बात कर रहे हैं, मैंने ब्रेक पे जाने के पहले ये कहा था, सियासी दल कोई भी हो, गरीब किसान की दुहाई देके वो रातों रात कैसे रईस बन जाते हैं, इस सिद्धांत का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन पब्लिक है जो सब जानती है। अब मैं अपनी बहस के आखिरी पड़ाव में हूं और एक सवाल जो सबके लिए सबसे पहला सवाल और आखिरी सवाल यही कि संतोष जी कब तक चलेगी महाराष्ट्र सरकार? आपसे 10-10 सेकंड में जवाब चाहिए, फिर मुझे बहस खत्म करनी है। 5 साल। सीमा जी आपसे नहीं, संतोष जी से पूछा मैंने। देखिए मनीष जी, महाराष्ट्र सरकार पूरे 5 साल पूरे करेगी। महाराष्ट्र सरकार पूरे 5 साल चलेगी। हम लोगों का जो आपसी तालमेल है, जो हमारा जो है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, उसको लेकर हम पूरे महाराष्ट्र के विकास के लिए, वहां के किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, मजलूमों के लिए काम करने का जो है जो संकल्प हमने लिया है उसको पूरा करेंगे। और निश्चित ये सरकार 5 साल चलेगी और उसमें आपका भी सहयोग रहेगा। साल का पहला दिन है, आपको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आखिर जनता, आखिर महाराष्ट्र की जनता जो चाह रही है वो आप लोग दे पाएंगे। सीमा जी मुझे जवाब देने दीजिए। करेंगे और निश्चित ये सरकार 5 साल चलेगी और उसमें आपका भी सहयोग रहेगा। साल का पहला दिन है, आपको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आखिर जनता, आखिर महाराष्ट्र की जनता जो चाह रही है वो आप लोग दे पाएंगे। सीमा जी मुझे जवाब देने दीजिए जी। ये सरकार 3 महीने से 6 महीने भी नहीं चलेगी। चलिए आज आप लोग सब भविष्य वक्ता बन गए हैं, क्योंकि साल का पहला दिन होता है तो सब अपनी भविष्यवाणी देखते हैं। आज आप लोग देश का सवाल में भविष्यवाणी महाराष्ट्र सरकार को कर रहे हैं। सीमा जी अपनी बात रखें। अच्छी बात है, कम से कम कुछ बढ़ते बढ़ते ऐसे ही 5 साल हो जाएंगे, डोंट वरी। जी मैं यही कह रही हूँ कि मैं पूरे आत्मविश्वास से ये बात कह रही हूँ कि ये सरकार 5 साल चलेगी और बहुत अच्छे से चलेगी। और आप देखिएगा कि एंड में आप 5 साल के बाद आप बात करिएगा कि हमने महाराष्ट्र को क्या डिलीवर किया है। 5 साल बाद देखना महाराष्ट्र और आज ये जो वो बैठे हुए हैं, आशीर्वादन और कहाँ जा रहे होने में लगी थी, अब भी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार बीजेपी फेल हुई है, आगे भी फेल होगी। इलियास साहब 10 सेकेंड, इलियास साहब 10 सेकेंड। मोदी जी का भाग्य बताया क्या बोल रहे हैं तो सोच। मनीष मैं ये कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र सरकार 5 साल चलने के चांसेस है। हरियाणा सरकार 2-4 महीने में गिरने के चांसेस दिख रहे हैं। वहां पर परेशानी दुष्यंत चौटाला की शुरू हो गई। हरियाणा सरकार 70 के होने में गिरने वाली है, ये लग रहा है आपको इंशाल्लाह। आज मेरे दर्शकों ने देश का सवाल को जो देखा होगा तो आप लोगों की राजनीतिक सूझबूझ के साथ
आज उन्होंने ये भी समझ लिया होगा कि आप लोग राजनीति के एक भविष्यवक्ता भी हो सकते हैं, जो भविष्यवाणी भी अपने अपने अंदाज में कर रहे हैं। न जाने कौन से ग्रह और तारों और कुंडलियों को देखकर आपने ये कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन हम उम्मीद ये करेंगे कि सरकार चले और दोबारा चुनाव में न जाना पड़े। ये कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि जनता ने चुनकर दिया था। 1 जनवरी है, साल का पहला दिन है। कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत जल्द पूछें आखिर ये क्या हुआ। जो हाल है सियासत का यही हाल है, चला चली का मेला है। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर के खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा। आंख कान खोल